क्वेश्चन की शक्ल देख के पहचान जाओ, ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ये अब हमने बेसिकली जावा फंडामेंटल सीख लिया है, तो अब जावा फंडामेंटल के बेस के ऊपर हम अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं, विच इज हुई है ना एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोई ज्यादा अलग नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर मेकिंग प्रोसेस से। सॉफ्टवेयर का जो बनाने का तरीका है या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का तरीका है, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को आगे मूव ऑन करते हैं, तो वो कुछ अलग प्रोसेस नहीं होता किसी भी ऐप मेकिंग प्रोसेस से। तो वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो एक ही प्रोसेस से बन के गुजरते हैं, कोड के प्रोसेस से। यानी कि जो जर्नल टर्म है वो कोड है, लेकिन आगे कोड को ब्रिजम कैसे करना है, कोड किस तरीके से डिवाइड होगा, कोड किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, वो स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है एप्स के अंदर। ठीक है, मतलब अगर आपका फर्ज करो हमने जावा का कुछ सॉफ्टवेयर लिखना है, तो जावा का अगर हमने डेस्कटॉप के रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर लिखना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा फाइल्स का, फोल्डर का, कोड का, रिसोर्सेज का, वो अलग होगा। जबकि अगर हमने ऐप डेवलपमेंट लिखनी है, क्योंकि ऐप सॉफ्टवेयर के मुकाबले में छोटा कोड है। ठीक है, मतलब ये नहीं है अब जैसा कि अब हमारे पास व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप जो है वो जो डेस्कटॉप के लिए व्हाट्सएप बना हुआ है, वो बेस कोड उसका बिल्कुल अलग होगा किससे, हमारी जो ऐप डेवलपमेंट हुई हुई है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। मतलब जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली बेसिक चीजें फंडामेंटली क्या रखनी है। अब ऐप जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोड से नहीं बनती, मतलब खाली आप जावा का कोड हम ले लें और उसके अंदर कोड कर दें, ऐसा नहीं होता। तो हम अपनी हमारी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है वो कैसे हम रेडी करेंगे भैया, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर चैनलाइज स्ट्रक्चर है। तो हमने स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखा कि हमें एक आईडी चाहिए होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि वो सारे पॉइंट्स को जो हमें ऐप बनाने के लिए चाहिए, वो सारे एक्शंस को एक जगह पर इकट्ठा कर दे। क्या कर दे, एक जगह पे इकट्ठा कर दे। तो उस नाम इंटीग्रेटेड सॉल्वर डेवलपमेंट का नाम है एंड्रॉइड स्टूडियो, जो कि फाउंडेशन किसकी है, हमारे पास इंटेलिजेंट आइडिया की। ठीक है, तो अब अगर हमें इसमें अपनी ऐप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल हमारे पास यहाँ पर टॉप नोटेशन में हमारे पास यहाँ पर 3 बटन प्लॉट किए गए हैं कि भैया नया बनाओगे, पुराने वाला प्रोजेक्ट कोई है तो उसको ओपन करोगे, या फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम से प्रोजेक्ट को लाओगे। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि एक हमारे पास ऑनलाइन एक रिसोर्स है गिटहब या बहुत सारी ऐसी जगह पर, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हैं, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल पूरे का पूरा क्या होता है, मेंटेन होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स। वर्जन कंट्रोल सिस्टम और कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल के ऊपर नजर रखता है। मतलब क्या होता है भैया, अब मैंने अगर कुछ सॉफ्टवेयर लिखा, फर्ज करो मैंने सॉफ्टवेयर में एक कोड बनाया, हमने जावा की एक फाइल बनाई और जावा की एक फाइल बनाकर हमने उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया। तो अब मैंने उस कोड के अंदर कोई अपडेट किया, तो फिर मैंने अपडेट करने के बाद वो फाइल को दोबारा रिकंपाइल किया, तो वो एक नई फाइल बन गई। तो पुरानी वाली फाइल तो हमारी कंपाइलर को हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करके रखेगा, ये रिकॉर्ड सारे का सारा मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, मतलब इस सॉफ्टवेयर का कमाल क्या है, या इस सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है, इस सॉफ्टवेयर की हमें नीड क्यों मिल रही है। इसलिए नीड बन रही है कि अगर मैं सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा हूँ, कोड किया जा रहा हूँ, तो पुरानी हिस्ट्री कौन मेंटेन करेगा, पुरानी हिस्ट्री सॉफ्टवेयर की कहाँ पे रहेगी। मतलब मैंने अगर कोड लिख लिया और फर्ज करो मैंने कोई नया फीचर बिल्ड कर दिया और वो कोड नहीं चल रहा, अब पुराने वाला कोड तो उड़ गया है, क्योंकि वो सारे का सारा कोड जो है वो उसके अंदर हमने चेंज करके नए वाला कोड लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब पुराने वाले कोड के ऊपर हम कैसे मूव करेंगे, तो उन सारे के सारे कोड को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारी वर्जन कंट्रोल VCS की। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है खुद भी। तो इसमें जो पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है विच इज कॉल्ड एज गिट। ठीक है, और ये आज के टाइम की डेवलपमेंट की वन ऑफ द बेसिक नीड है। मतलब जब हम कोई ऐप बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं कि मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो में बस बिठा दो और भैया मैं कोड करके दे दूंगा, नहीं। अब हमें क्या आना चाहिए, हमें गिट भी आना चाहिए। किसको आना चाहिए, हमें गिट भी आना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े स्ट्रक्चर में जाकर काम करोगे, किसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे, तो वहां पर आपको नीड फील होगी, क्योंकि वहां पर जब कंपनी ने फर्ज करो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो उसकी तो ऐप ऑलरेडी लाइव है। ठीक है, ऑलरेडी लाइव है। अब उसका जो कोड है वो आपको मिल गया है, तो अब उस कोड की हिस्ट्री मेंटेन करके रखनी है कि भैया उस कोड को जब आप उसमें कोई अमेंडमेंट करोगे तो उससे एक नई कॉपी क्रिएट करोगे। ठीक है, तो पुराने वाली कोड की कॉपी कहाँ रहेगी, तो सारे के सारे कोड को आप ऑर्गेनाइज करोगे बाय यूजिंग गिट। ठीक है, किसके जरिए से, गिट के जरिए से। और ये एक आज के टाइम में डेवलपमेंट की बेसिक फंडामेंटल पिलर है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है,
उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो अपनी अपनी ऐप का स्ट्रक्चर या अपनी पूरी की पूरी जो ऐप है वो कहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, हमने स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। तो हम इसके लिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हिट कर लेते हैं। तो जैसे हमने न्यू प्रोजेक्ट को हिट किया तो अब हमारे पास भाई साहब एक छोटा सा मॉडल आ गया, एक डायलॉग आ गया। अब इस डायलॉग में हमें कुछ फंडामेंटल चीजें दिखाई जा रही हैं। तो इसके लेफ्ट पैन में हमें कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं राइट पैन में। अब लेफ्ट पैन में हमें मिल रहा है फोन और टैबलेट। मीन के भैया जो आप कोड लिखोगे, जो ऐप बनाओगे, वो कहाँ पर चलाना चाहते हो, फोन या टैबलेट पर? तो भैया फोन और टैबलेट पे बनाना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। और अगर वीआर ओएस पे चलाना चाहते हो, वीआर ओएस क्या है, घड़ियां हैं, क्लॉक्स हैं, छोटी डिवाइसेज हैं एंड्रॉइड की, क्योंकि एंड्रॉइड एक्चुअल में उनमें भी है। ठीक है, तो जब एंड्रॉइड उन प्लेटफॉर्म उन मशीन्स के अंदर भी है, छोटी, यानी कि जो वीआर ओएस है, जिसको हमारे पास वीआर ओएस कहते हैं, घड़ी हो गई या छोटे टाइमर और भी बहुत सारी छोटी डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो देन यू टारगेट अ वीआर ओएस। तो भैया अगर आप टीवी के लिए बनाना चाहते हो तो फिर आप टेलीविजन टारगेट कर दो। ठीक है, कि हमारी ऐप क्या होगी, किसके लिए होगी, टीवी के लिए होगा। ठीक है, जैसा कि नेटफ्लिक्स का एक वर्जन वो है जो टीवी के अंदर आता है, नेटफ्लिक्स का एक वर्जन वो है जो मोबाइल के अंदर आता है, तो वो दोनों अलग अलग कोड है। ठीक है, वो टीवी के लिए बनाया गया एक अलग कोड है, और हमारे पास इसके लिए मोबाइल फोन्स के लिए बनाया गया एक अलग कोड है। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ऑटोमेशन, क्योंकि गाड़ियों में भी एंड्रॉइड अभी अमेरिका में बहुत सारी जगहों पर आ चुका है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप उनके लिए कोई ऐप टारगेट करना चाहते हो तो देन वी चूज है ना ऑटोमेशन। ठीक है, इस इंडस्ट्री के लिए अगर हमने एप्लीकेशन बनानी है, फिलहाल हमने जिस इंडस्ट्री को टारगेट करना है फोन है और टैबलेट है। ठीक है, अब उसने यहाँ पर हमें राइट कॉर्नर में क्या दिया, राइट कॉर्नर में हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि हमने जावा में सीखा था कि विंडो होती है जो कि हमारी जे फ्रेम की क्लास से बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए तो उसने कुछ यूजर इंटरफेस के हमें ऑप्शन दिए हैं कि भैया आप एंड्रॉइड ऐप बना ही रहे हो तो उसमें यूजर इंटरफेस तो बनाओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूं। अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो वो भी ऑप्शन आपको देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप का यूजर इंटरफेस चाहिए, ठीक है, तो वो यूजर इंटरफेस मैं आपको बना के दे सकता हूं। मतलब मैं आपके लिए वो कोड क्रिएट करके सकता हूं जो कि आपको यूजर इंटरफेस चाहिए होगा। अगर आप चूज करेंगे भैया जिसको हम नो एक्टिविटी कह रहे हैं, मीन के एक्टिविटी मीन यूजर इंटरफेस, एक्टिविटी का मतलब जब भी आएगा, जब भी हम एंड्रॉइड में एप्लीकेशन में ये वर्ड बोलेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी, तो इसका मतलब होगा एक ऐसी विंडो जो कि यूजर के सामने रहेगी। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, या उस पर्टिकुलर तौर पर एक्टिविटी कहेंगे। मतलब जैसे हमारा व्हाट्सएप हम ओपन करते हैं तो उसके सामने जो हमारे पास डिस्प्ले आ जाता है तो वी कॉल्ड इज एन एक्टिविटी। क्योंकि एंड्रॉइड बेसिकली अंदर उसके उसी ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज एन एक्टिविटी। ठीक है, इसलिए हम उसको एक्टिविटी कहेंगे। जैसे अब हम इनको विंडो कहते हैं। ठीक है, तो इफ अब इस विंडो में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, तो एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इसी विंडो को, यानी कि इसी फ्रेम को, जो यूजर इंटरफेस का कंपोनेंट है, इसको हम विंडो बोल रहे हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर हैपन बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये जो इंटरफेस है, जो हमारे मोबाइल फोन में रहने वाला है, वो क्या रहेगा हमारा, उसको हम नाम दे देंगे एक्टिविटी। तो उसने कहा भैया यूजर इंटरफेस बनाओगे, तो ठीक है, एम्प्टी एक्टिविटी का ऑप्शन आपको देता हूं। एक ऐसी एक्टिविटी यूजर इंटरफेस बना दूंगा जिसके अंदर कोई यूजर इंटरफेस के एलिमेंट नहीं होंगे, लेकिन वो यूजर इंटरफेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास। मतलब मैं आपके लिए एक विंडो बना दूंगा छोट, ठीक है, लेकिन उस विंडो में कोई भी यूजर इंटरफेस का एलिमेंट नहीं होगा, मतलब वो खाली रहेगा। ठीक है, तो ये भैया हमें नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि भैया बेसिक व्यू एक्टिविटी, तो मैं आपके लिए एक बटन बना के दे देता हूँ कि अगर आपको इस तरह की यूजर इंटरफेस चाहिए कि भैया एक बटन, आपने देखा ना व्हाट्सएप पे चैट का बटन है। ठीक है, तो जब बंदे ने वो कोड लिखना शुरू किया होगा तो उसने कहा होगा कि यार खुद से क्या बनाना है, मैं ये वाली एक्टिविटी को यूज करता हूँ ना। ठीक है, उसने आराम से ये वाली एक्टिविटी सेलेक्ट की होगी, फ्लोटिंग बटन ऑलरेडी उसको बना बनाया मिल गया ये वाला। ठीक है, तो उसने उसका छोटा सा कस्टमाइज कर लिया होगा। ठीक है, फिर उसने देखा अब ये नेविगेशन वाली एक्टिविटी, मतलब बॉटम नेविगेशन व्यू एक्टिविटी, ये आप यूट्यूब का नीचे वाला व्यू देखते हो ना। ठीक है, तो बॉटम नेविगेशन व्यू एक्टिविटी है। अब किसी बंदे ने जब लिखने शुरू किया, उसने कहा यार मैं खुद से ये यूजर इंटरफेस बनाऊंगा, तो मुझे अपनी ऐप के लिए इसी तरह के तो इंटरफेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यही वाली विंडो ले लेता हूँ। ठीक है, बॉटम इन एक्टिविटी। फिर उसने देखा कि यार नहीं यार मुझे ना बिल्कुल ब्लैंक ही चाहिए, खाली चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। अच्छा, उसने कहा यार मुझे ना अपनी एक्टिविटी के अंदर, मतलब अपने यूजर इंटरफेस के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट यूज करना है जो कि लेफ्ट से स्लाइड होकर आए। ठीक है, तो मैं खुद से कोड क्यों लिखूं, ऑलरेडी मेरे पास बना बनाया कोड है ना। तो हम नेविगेशन ड्रॉर व्यू एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ये वाला स्केच यूज कर लेते हैं, मतलब ये सारे के सारे के हैं स्केच है।
ठीक है। तो फिलहाल हमें स्केच क्रिएट करने के लिए जो हमने स्टार्ट करना है वो एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। तो मैं स्केच को आगे हिट कर लेता हूँ। अब स्केच में हमने अपना चूज कर लिया है कि हमारा एक्टिविटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा यूजर इंटरफेस का बेसिक क्या होगा। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना है। ठीक है, तो हम इसे एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं फर्स्ट ऐप। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख लिया। फिर उसके अंडर दूसरे हमारे पास लेबल में हमें कॉर्नर में हमें एक बॉक्स मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है हमारा पैकेज नेम। पैकेज नेम का क्या मतलब है कि सारी की सारी एप्लीकेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा कर कर एक बंडल में क्रिएट कर देना। उस पैकेज का नाम क्या रखोगे? ठीक है, तो उस पैकेज का नाम हम बेसिकली नॉर्मली क्या रखेंगे, वो रखेंगे जो भी हमारा डोमेन हमारे पास होगा। जैसे कि अब हमारी कंपनी का डोमेन क्या है, winnercoder.com, तो उसी को रिवर्स करके लिखेंगे com.winnercoder, क्योंकि ये जो नेम होगा ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगा अक्रॉस द इंटरनेट। क्योंकि ऐप को हमने कहां डालना है, इंटरनेट पे। तो इंटरनेट पे कोई ऐसा नाम चाहिए जो यूनिकली हो, क्योंकि वो कहीं किसी और बंदे का ना हो। ठीक है, तो उस चैलेंज को डील करने के लिए तो नॉर्मली फिर हम पैकेज को नेम को कौन सा नेम असाइन कर देंगे, ऐसा नेम जो कि हमारी किसी भी कंपनी का डोमेन नेम रहने वाला है। ठीक है, कंपनी का डोमेन मतलब डोमेन नेम जो कि उसका वेब यूआरएल हो, जैसे हमारा winnercoder.com है। ठीक है, तो और उसके आगे हम क्या करेंगे, अपनी ऐप का पैकेज नेम अटैच कर देंगे। और हमारे सारे के सारे जितने भी लेटर होंगे पैकेज नेम के बाय कन्वेंशनली लोअर केस लिखे जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेव लोकेशन। तो भैया ये सारे का सारा जो आप चीजें बनाओगे उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्क के ऊपर हम कहां पर सेव करेंगे वो लोकेशन बताएंगे। ठीक है, अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा एक छोटा सा लोअर का आइकन, फोल्डर आइकन। इसको हिट करेंगे, आप लोकेशन चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, करंटली हमारी जो लैंग्वेज हम प्रोग्राम जिसपे लिखेंगे वो जावा है, और हमारे पास सेकंड ऑप्शन कॉटलिन भी है। ठीक है, तो हम जावा और कॉटलिन दोनों को मिला के भी लिख सकते हैं और एक अकेला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मिला के लिखना हो तो मिला के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने के बाद हम चूज करेंगे अपना मिनिमम एसडीके। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आता है कि भैया कौन सी लाइब्रेरी का सेट हम इस्तेमाल करेंगे किस तरह के प्लेटफॉर्म को टारगेट करने के लिए। मतलब मैंने फर्स्ट करो एंड्रॉइड 1 को टारगेट करना है, तो मेरे पास वो क्लासेस होनी चाहिए जो कि एंड्रॉइड 1 को समझ आए। ठीक है, अगर मैंने टारगेट कर रहा हूं एंड्रॉइड 2 को, तो मेरे पास वो सेट ऑफ क्लासेस होनी चाहिए जो एंड्रॉइड 2 को समझ आए। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये डिसाइड करके बताना है कि मैं मिनिमम लेवल पर कौन सा एसडीके, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं ये बता रहा हूं कि भैया कौन सी किट पिक कर लो कि किस तरह के प्लेटफॉर्म को मैं टारगेट करने वाला हूं। ठीक है, भैया मैं अगर एंड्रॉइड 7 को टारगेट कर रहा हूं तो आप एपीआई लेवल 24 पिक कर लो। ठीक है, मतलब आपके पास पूरी लाइब्रेरी है, वो क्लासेस सिलेक्ट कर लो जो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की जो हमारी किट है उसमें जिसका लेवल क्या हो, 24 हो। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी लिखी हुई बहुत सारा कोड दे दिया गया है। ठीक है, और उस क्लास को और उस क्लासेस को कलेक्टिवली तौर पर क्या नाम दे दिया गया, एपीआई का। क्या नाम दे दिया गया, एपीआई का। बिल्कुल जस्ट लाइक दैट कि अगर मुझे बेसिकली ये कोड लिखना है, फर्स्ट करो लेट्स सी कि मुझे कैमरा के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब मेरी ये एप्लीकेशन है और यहां पर हमने एक बटन लगा दिया सपोज, और मुझे इस बटन को हिट करना है तो मैं कैमरा से बात कर सकूं। अब कैमरा से बात करने के लिए एक तो यह है कि मैं जावा में सारा कोड बैठकर खुद ही लिखूं। ठीक है, कि कैमरा के साथ बात कैसे करनी है। ठीक है, सेकेंडली ये है कि जावा में ऑलरेडी एक बनी बनाई क्लास है, मैं उस कोड को अपनी क्लास अपने ही एक्टिविटी में इस बटन के अंडरलाइंग मटेरियल में जोड़ दूं। ठीक है, भैया ये वाला क्लास यूज करो, और जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया तो वो कोड गया, क्योंकि वो कोड ऑलरेडी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एपीआई कोड। क्या कोड है, एपीआई कोड है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, एप्लीकेशन। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं, मतलब जो हम कोड लिख रहे हैं वो एप्लीकेशन है, प्रोग्रामिंग वो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, और उनके दरमियान में एक इंटरफेस है। व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है, जो आपने वर्ड सुना होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का वर्ड समझते हैं ना, तो फेस का वर्ड अलग से सुना हुआ है ना, तो इंटरमीडिएट से इंटर लेकर लेकर एक नया वर्ड बना दिया गया कि किसी के दरमियान में ब्रिज का फेस बन जाना। ठीक है, अब हमारे कोड के अंदर, मतलब जो मेरा कोड है उसके अंदर मैंने उस कोड को यूज किया जो कि इंटरफेस का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, इंटरफेस, इंटरेक्शन का काम कर रहा है।
ठीक है, किसके दरमियान, कैमरा डिवाइस के दरमियान और मेरी एप्लीकेशन के दरमियान, मतलब ऐसा पीस ऑफ कोड जो मेरी कैमरा और एप्लीकेशन के दरमियान में कम्युनिकेट करवाने का काम कर रहा है। इसी तरीके से सारी डिवाइसेस के लिए लिखा गया कोड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एन एपीआई, इसको हम क्या कहेंगे भैया, एपीआई का कोड कहेंगे। तो डाउट है इसमें? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको एंड्रॉइड स्टूडियो को बताना है कि भैया मैं प्रोजेक्ट तो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, तो मुझे अब ये थोड़ा सा ये भी बता दो कि कौन से एपीआई को टारगेट करना है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एंड्रॉइड 7 को टारगेट कर रहा हूँ, तो फिर एंड्रॉइड 7 में जो एपीआई का लेवल था 24 है। फिर उसके बाद हमने चूज करना है बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, तो भैया ये सारे की सारी सेटिंग मुझे समझ आ गई है। अब मेरे पास एक बिल्ड टूल है जिसका नाम है ग्रेडल, तो उसकी एक लैंग्वेज सेट कर दो कि मैं ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को बिल्ड कैसे करूंगा। ठीक है, तो बिल्ड करने के लिए भैया मैं आपको, वैसे बाय डिफॉल्ट अब कॉटलिन डीएसएल है, तो मैं इसको कहूंगा ग्रूवी डीएसएल के ऊपर आ जाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हमारी सेटिंग सारी सेटअप हो गई है। अब इन सारी सेटिंग्स के साथ मैं अपने प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, इनकी ये सारी सेटिंग मैं तो भैया फिनिश कर रहा हूँ, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। तो अब आप हमारे लिए स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर। अब वो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा प्रोजेक्ट का, और उस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, अब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सिर्फ जावा की फाइल्स होती तो उनको हम इजीली मैनेज कर सकते थे। ठीक है, कोड की फाइल है, लेकिन उन फाइल्स को सही तरीके से स्ट्रक्चर लगाने के लिए तो भैया डिफरेंट फोल्डर्स में बांटो प्रोजेक्ट को, डिफरेंट फाइल्स में बांटो, और हर चीज को आपस में जोड़ दो, विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ़िगरेशन, विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, व्हाट इज अ कॉन्फ़िगरेशन, तो भैया डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर के दरमियान में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, ताकि वो लॉजिकली तौर पर, फिजिकली तौर पर वो डिस्क के ऊपर डिफरेंट है, लेकिन लॉजिकली वो जोड़कर मिलकर एक काम को अचीव करें। दिस इज कॉल्ड एज एन आवर होल इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का सारी फाइल्स फोल्डर मिलकर कोई एक मीनिंग कन्वे करे, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। इनके आपने सुना होगा ना कि भाई प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो भैया प्रोजेक्टर चाहिए हमें। ठीक है, प्रोजेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम कोई मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, कि हमें कोई इस तरह चाहिए जिससे हम कोई मीनिंग को कन्वे करें। तो यहाँ पर ये सारी फाइल्स और फोल्डर मिलकर एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डाउट है अब इसमें? चलो जी, गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम इस सारे को अरेंज कर लेते हैं। अब हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए प्रोजेक्ट को रेडी कर रहा है, तो वो सारे के सारा स्ट्रक्चर हमारे लिए बनाएगा, जिससे हमारी ऐप डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सारी चीजें एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज की हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने वो अपना टेम्पलेट लिया था, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें बनाई जा रही हैं, और नीचे हमारा बिल्ड टूल काम कर रहा है, जो कि चीजें तैयार कर रहा है, बना बनाकर आईडी के पास पहुंचा रहा है। आईडी बिल्ड टूल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों इंटीग्रेट हो गए हैं, दोनों के दरम्यान में कॉन्फ़िगरेशन की गई है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। ठीक है, ग्रेडल एक अलग चीज है जो कि आईडी का पार्ट नहीं है, वो अलग काम करता है, लेकिन आईडी और वो दोनों मिलकर पूरी की पूरी ऐप डेवलपमेंट के प्रोसेस को इजी बनाते हैं। क्योंकि अगर मुझे बार बार कंपाइल करने के लिए खुद से कोड लिखना पड़ता, बार बार खुद करना पड़ता, तो वो काफी ज्यादा टीडीएस और चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता। उस प्रोसेस को मिनिमलिस्टिक करने के लिए हमने यूज किया किसका टूल, ग्रेडल का टूल। ठीक है, तो डाउट? चलो जी, ऑसम। तो अब हमारा थोड़ी देर में प्रोजेक्ट बन गया है, बन जाएगा कंप्लीटली, अभी कुछ प्रोसेस में है। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जो चीजें क्रिएट हुई हैं, तो हम उनको अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह समराइज करते हैं। और तो ये हमारे पास हमारी जो हमने एक्टिविटी चूज की थी, उस एक्टिविटी को क्रिएट कर दिया गया, उसका कोड क्रिएट हमारे लिए एंड्रॉइड स्टूडियो ने क्रिएट कर दिया, एम्प्टी एक्टिविटी का, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई भी यूजर इंटरफेस के एलिमेंट नहीं है। तो एंड्रॉइड में जब भी यूजर इंटरफेस के एलिमेंट की बात आएगी, वी कॉल्ड इज एज अ व्यू, हम उसको क्या नाम देंगे, व्यू का नाम देंगे। क्यों व्यू नाम देंगे, कि जो यूजर इंटरफेस का एलिमेंट जो भी बनेगा, उसकी जो बेस क्लास है वो व्यू है, उस क्लास का नाम व्यू है। ठीक है, इसलिए हर यूजर इंटरफेस को, मतलब अगर मुझे बटन बनाना है तो बटन इज कॉल्ड अ व्यू। ठीक है, और अगर मुझे भैया रेडियो वाले बटन बनाने हैं, मतलब मुझे सर्कुलर टाइप के बटन बनाने हैं, तो वो भी क्या है, व्यू। लेकिन पर्टिकुलरली तौर पर जो बटन है वो व्यू का पर्टिकुलर वर्जन है। ठीक है, मतलब उसका बेस क्लास कौन है, व्यू, और बटन क्या है, पर्टिकुलर टाइप का व्यू।
ठीक है, पर्टिकुलर टाइप का व्यू। और डिफरेंट तरह के व्यू यूज होंगे डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए। अगर मुझे फर्ज करो इमेज दिखाना है, कोई यूजर इंटरफेस पे कोई इमेज टाइप की चीज दिखानी है, तो उसके लिए हमारे पास व्यू बना हुआ है विच इज वी कॉल्ड एज एन इमेज व्यू। ठीक है, ये उस क्लास का नाम भी है और यही वो व्यू हमारा व्यू है जो हम स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे यूजर को कोई टेक्स्ट रिप्रेजेंट करके दिखाना है तो उसके लिए हमारे पास एक व्यू है विच इज वी कॉल्ड एज अ टेक्स्ट व्यू। क्या कहलाएंगे? टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यू जिसमें टेक्स्ट दिखाया जा सके। ठीक है, वो है व्यू ही, लेकिन व्यू की पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब किसी बंदे ने पहले व्यू नाम की क्लास लिखी, ठीक है, एपीआई में, ठीक है, और फिर उस क्लास को किसी और बंदे ने आगे एक्सटेंड किया। उसने कहा यार मुझे तो ना सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स ही बनाना है। उसने कहा मैंने व्यू का कोड लिख दिया, व्यू की डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि किस तरीके से व्यू बनेगा, आप उसको एक्सटेंड करके अपना व्यू बना लो। ठीक है, और एंड्रॉइड में एक एडवांस टॉपिक होता है खुद के व्यू क्रिएट करना, जो कि बहुत रेयरस्ट लोगों को आती है। ठीक है, जो कि लोग नहीं करना पसंद करते हैं, जबकि जिसमें जिसमें बहुत ज्यादा आपके पास मतलब आप कुछ नया व्यू बनाकर अपनी नई स्किल दिखा सकते हो, आप खुद के व्यू बना सकते हो। ठीक है, और वो व्यू किससे बनते हैं? वो इसी क्लास को एक्सटेंड करके बनते हैं। ठीक है, वो एक अलग पूरे का पूरा टॉपिक है। तो अब एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए भैया बहुत सारी चीजें अच्छी सी बना दी हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है मॉड्यूल बेस पे। किसकी बेस के ऊपर? मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है जी? मॉड्यूल ऐसी चीज को कहेंगे जिसके सारे के सारे आप जो भी हमारे पास इन एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर, फर्स्ट लेट सपोज कि हमारे पास एक फाइल है, फिर एक फोल्डर है, फिर एक फाइल है और एक फोल्डर है, इन सबको इकट्ठा कर कर एक ही बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज एन मॉड्यूल। दिस इज कॉल्ड एज एन मॉड्यूल। तो एंड्रॉइड स्टूडियो ने टॉप लेयर पे हमारे लिए बनाया है एक मॉड्यूल विच इज नेम एज अ ऐप। ठीक है, अब ये उसने खुद नाम रखा है, अगर हम खुद नाम रखना चाहें तो हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो को जो ट्रेनिंग दी गई है, जो उसमें कोड है, वो ऐप ही नाम उसका बनाएगा। ठीक है, तो अब इस फोल्डर के यानी कि इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लेट्स एक्सप्लोर वन बाय वन। मॉड्यूल समझ आ गया? ठीक है, अब हमें हमारे पास इस मॉड्यूल में भाई है हमारे पास तीन की फोल्डर्स, तीन की फोल्डर्स। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस मॉड्यूल में तीन चीजें हमारे पास हैं। एक तो है मैनिफेस्ट नाम का फोल्डर, एक है हमारे पास जावा नाम का फोल्डर और एक है आरएस नाम का फोल्डर। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया कि भैया इन सारे फोल्डर्स को इसमें हमने ये मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल की डेफिनेशन है हमारी पूरी ऐप की। ठीक है, तो मैं पूरी की पूरी ऐप को मतलब मैं पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एंड्रॉइड स्टूडियो के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक मॉड्यूल है, और पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ऐप है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा फोल्डर है विच इज नेम्ड एज अ मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का फोल्डर क्या है? एक ऐसी फाइल को ऑर्गेनाइज करने के काम आएगा कि भाई जो हमने एंड्रॉइड को समझानी है, मतलब वो डेटा जो हमने एंड्रॉइड को समझाना है कि भाई हमारी ऐप के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं या ये चीजें हैं, वो सारी सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम ऐड करेंगे किसके अंदर? मैनिफेस्ट के फोल्डर में। ठीक है, अब नेक्स्ट फोल्डर का नाम से ही आपको पता लग रहा है कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जितना भी हम जावा के रिलेटेड कोड लिखने वाले हैं वो सारे का सारा कोड किस में जाएगा? इस जावा के फोल्डर में। और यहाँ पर आरएसएन नाम के फोल्डर में हमें कुछ नजर आ रहा है। अब जब मैंने कोड लिखा, फर्ज करो मैंने कोड में बटन बनाने का कोड तो लिख दिया, लेकिन बटन बनाने के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट तो चाहिए होगा ना। तो टेक्स्ट क्या है? रिसोर्स है उस कोड के लिए। ठीक है, व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या होता है? सोर्स का वर्ड आपने सुना हुआ है, रिसोर्स का मतलब होता है कि कोई चीज वापस से किसी और चीज में जाकर यूज हो रही हो, दिस इज कॉल्ड एज ना रिसोर्स। तो भैया अगर आपने बटन बनाया तो उसमें कोई ना कोई लेबल तो यूज करोगे ना। अब लेबल लगाने के लिए कोई ना कोई टेक्स्ट चाहिए होगा या कोई इमेज चाहिए होगा। ठीक है, तो वो इस तरह के सारे एलिमेंट्स हम सारे सारे कैटेगरी तौर पर रखेंगे कौन से फोल्डर में? आरएसएस के नाम के फोल्डर में, विच इज शॉर्ट नोटेशन फॉर द रिसोर्स। ठीक है, और भैया ये जो हमारा नीचे दिख रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर, इसका काम क्या है? इन सारी फाइल्स को कलेक्टिवली लेकर इनसे कुछ बना के देना। ठीक है, तो भैया इसके पास है सारी सारी कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल रूम है ये सारे सारा। जैसे हम इस प्ले बटन को हिट करेंगे तो ये इसमें लिखी हुई जो कहानी है, स्क्रिप्ट जो कि इनके मुतालिक है सब। ठीक है, तो ये सारी फाइल्स और फोल्डर को लेगा
और उनसे बनाएगा, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद उससे बनाएगा एक फाइल विच इज नेम एज ना एपीके, विच इज नेम एज ना एपीके। मीन के जो कि हमारे जो पैकेज नेम हमने बनाया था, इस पैकेज नेम के अंदर डिक्लेयर होकर वो बन जाएगी, सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे होकर एक फाइल जिसको हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज कहेंगे। ठीक है, तो भैया ये पूरे का पूरा एक हमारा एप्लीकेशन का पैकेज है, और इस पैकेज को हम ट्रांसफर कर देंगे एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो भैया एंड्रॉइड फोन में आप इसको भेज दो। अब एंड्रॉइड फोन में इसको क्या करेंगे आप, जिसको हम कहते हैं सिंपली इंस्टॉलेशन। क्या करना, इंस्टॉल करना, कि भैया ये इंस्टॉल कर लेते हैं, और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे एंड्रॉइड फोन में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और भाई साहब उसको आप जब भी फिर यूजर उसको हिट करेगा, जैसे ही उसके आइकन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो एक एक्टिविटी यूजर के सामने दिखा देगा। ठीक है, एक यूजर इंटरफेस यूजर के सामने अपना शो कर देगा। तो ये स्ट्रक्चर सारा समझ आ गया हमें। तो ठीक है, ये ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है वो हमारा एक एडवांस टॉपिक है। एडवांस टॉपिक है कि अगर आपने इसके अंदर कस्टमाइजेशन करनी है बहुत सारी, क्योंकि बिल्ड करते वक्त हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब एक ही ऐप है, उसको डिफरेंट लैंग्वेज में बनाना है, डिफरेंट तरीके से बिल्ड करना है, तो यहाँ पर बिल्ड करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें हम सारी चीजें टॉगल कर सकते हैं, जो कि एक ऐप का डेवलपमेंट का एक एडवांस टॉपिक है। एक अच्छा, मतलब अगर आपको अच्छा डेवलपर बनना है तो वो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे 3 फोल्डर समझ आ गए हमें। ठीक है, अब जब भी हम कोई मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो उसमें ये 3 की फोल्डर्स रहने वाले हैं, मैनिफेस्ट, जावा और आरएस। ठीक है, तो अब इन फाइल्स की मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ कि इनके अंदर एक्चुअल में क्या क्या है। हमने ओपन किया मैनिफेस्ट, अब इसमें एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एग्जाम है। तो यहाँ पर हमने अपनी स्टोरी लिखी है ऐप के मुतालिक, दिस इज ऑन अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने HTML पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो HTML हमें हमें पता है कि हर एलिमेंट क्या होता है, टैग होता है। ठीक है, तो उस टैग की बेस के ऊपर मैंने चीजें सारी डिस्क्राइब की हैं। मतलब मैंने एप्लीकेशन नाम का एक टैग क्रिएट किया और क्लोज किया, और उस एप्लीकेशन टैग के मुतालिक मैंने डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या की हुई है, एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, जैसे वहां पर हम टैग डिफाइन करते हैं। तो इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, XML बेस्ड लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज पर्टिकुलरली एंड्रॉइड के लिए ही क्रिएट की गई है, ये टैग सारे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए क्रिएट किए गए हैं। तो आप इसको कह सकते हो कि ये एंड्रॉइड की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम सारी की सारी अपनी कहानी लिखेंगे, जो कि बेसिकली कहानी होगी हमारी टैग्स की बेस के अंदर, टैग्स की फॉर्म में, जो कि वो टैग्स बेसिकली हम किसको बता रहे हैं, हम एंड्रॉइड फोन को बता रहे हैं। ठीक है, तो भैया हमारी ऐप मीन के जब भी हम कोई ऐप लॉन्च करते हैं या स्टडी करते हैं, जैसे हमने ट्रांसफर करते हैं अपने एंड्रॉइड फोन के पास या इंस्टॉल करते हैं, तो एंड्रॉइड फोन सबसे पहले हमारी यही वाली फाइल खोलकर देखता है। ठीक है, ये जिसका नाम है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट फाइल का नाम का मतलब क्या है कि मैं अपनी सारी सारी चीजें बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, किसको, एंड्रॉइड फोन को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ना मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? चलो गुड, फिर हम इसको आगे जैसे जाएंगे तो हम इसको डिटेल्स भी देख लेंगे। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो भैया जावा वाले फोल्डर में आप आ जाओगे तो यहाँ पर हमें मिलेंगे भैया 3 पैकेजेस। ठीक है जी, एक तो जो हमने क्रिएट किया है ये वाला जो पैकेज है जो com.binary, यहाँ पर रहेगा हमारा सारे का सारा सोर्स कोड, जो कि जावा का कोड रहेगा। फिर उसके नीचे आ रहा है एंड्रॉइड टेस्ट, मीन के अगर हम कोई टेस्ट लिखेंगे तो वो हम इस कोड के नीचे लिखेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है यूनिट टेस्ट। तो जब एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं तो एप्लीकेशंस को खुद बैठकर टेस्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जब आप ऐप का कोड चेंज करोगे तो वापस से रिकॉल करके सारे फीचर कैसे टेस्ट करोगे? जैसे कि फर्स्ट व्हाट्सएप है, अब उसने 1000 फीचर तो लॉन्च कर दिए हैं फर्ज करो। ठीक है, अब 1001 फीचर उन्होंने लॉन्च किया, तो पहले 1000 फीचर, क्योंकि कोड कहीं ब्रेक ना हो रहा तो पॉसिबल बहुत ही मुश्किल काम है। पहले तो 1000 फीचर टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो फीचर टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर सारी कहानी लिखी जाएगी एंड्रॉइड टेस्ट की। मतलब ये भी कोड के जरिए से लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा कि भैया इस कोड को आप टेस्ट करके आओ, क्योंकि कोड एग्जैक्टली वैसा काम कर रहा है जैसे हमने उसको डिजाइन किया है। ठीक है, और ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज की डेवलपमेंट का, अगर आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाना चाहते हो तो। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हमारे पास है मेरे भाई RS नाम का फोल्डर। अब देखना ये था कि भैया रिसोर्स तो हमारी ऐप में आएंगे, तो हमने ये देख लिया कि सोर्स कोड हमें हमारे पास अवेलेबल है। तो अब ऐप के अंदर कुछ इमेजेस यूज करेंगे, कभी वीडियोस यूज करेंगे, कभी कुछ इस तरह का एलिमेंट यूज करेंगे। तो वो कहाँ पर प्रोजेक्ट में रखे जाए, मतलब जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, अपना मॉड्यूल बनाया, उस मॉड्यूल के अंदर उनको किस कैटेगरी में डाला जाए, तो उन सारों को कैटेगरी हमने दे दी RS नाम की।
ठीक है। और RS को आगे आगे हमने सब डिवाइड कर दिया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। मीन के भैया ड्रॉएबल, ड्रॉएबल का मतलब एक ऐसा कंटेंट या कोई ऐसी चीज जो कि स्क्रीन के ऊपर बन सकती हो, वो सारे सारी किस कैटेगरी में जाएगी, ड्रॉएबल की कैटेगरी में। अब लेआउट का फोल्डर, ये फोल्डर हमने इसके अंदर RS के अंदर क्रिएट किया, जिसके अंदर हम यूजर के लिए कोई इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं, तो वी यूज एज ना दिस फोल्डर एज अ आवर कंटेनर। मतलब इस फोल्डर में हम ऑर्गेनाइज करेंगे सारे के सारा अपना यूजर इंटरफेस का रिलेटेड चीजें, ठीक है। लेआउट, मीट मैप बेसिकली हमारे पास एक ऐसा फोल्डर जिसके जरिए से हम अपनी ऐप के आइकन्स को कंटेन करेंगे। मतलब मुझे अगर ऐप का आइकन यूज करना है जो कि एक इमेज होगा, ठीक है, और उस इमेज को मैं कहां रखूंगा इस पूरी कैटेगरी में, मैं उसको मीट मैप के फोल्डर के अंदर रखूंगा, ठीक है। वैल्यूज नाम का एक फोल्डर, इस वैल्यू फोल्डर के अंदर हम बेसिकली वो सारे का सारा मटेरियल रखेंगे जो कि फर्ज करो मुझे ऐप पे रिलेटेड टेक्स्ट, मतलब जो मेरे बटन के लेबल लगाने हैं, तो बटन के रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो हम सारी सारी किस कैटेगरी में डालेंगे, वैल्यूज के नाम के फोल्डर में। देन अगर कोई भी चीज हमारे इस कैटेगरी में कहीं पे फिट नहीं आ रही तो हम उसको यूज करेंगे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज नाम का फोल्डर, जो कि मोर जेनेरिक टाइप चीज है, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो ये हमारे भाई पूरे पूरा स्ट्रक्चर बिल्ट हो गया। अब हमने अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देख लिया और उसके बाद हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास दो फाइल्स बना दी गई हैं यूजर इंटरफेस में। एक में हमारे पास सबसे पहले हमारी है एक्टिविटी, जो कि हमारा जावा का यूजर इंटरफेस कोड है, मतलब जो यूजर को हमने दिखाना है। और दूसरी साइड पर अब जब मैंने क्लास अपनी को कोड लिख ली, तो क्योंकि टेक्निकली तौर पर तो ये क्लास ही है, ठीक है। तो ये क्लास हमने कहां से बनाई है, उसका नाम एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद से डिसाइड करके मेन एक्टिविटी रख दिया है, ठीक है। और सेकेंडली फिर वो क्लास उसने कहां से डिफाइन किया, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, मतलब जो हमारी एपीआई थी उसमें ऑलरेडी डिफाइन है ये वाली क्लास, और उसी क्लास से मैंने शुरू की है अपनी क्लास, ठीक है। और उस क्लास के अंदर मुझे जो फंक्शन है वो सबसे पहला जो फंक्शन है, यानी कि जब ये हमारे पास यूजर इंटरफेस बनेगा, जैसे यूजर इंटरफेस बनेगा तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा ऑन क्रिएट का। हमारे जावा के सिस्टम के अंदर क्या था, मेन फंक्शन सबसे पहले कॉल होता था, ठीक है, मेन फंक्शन। तो जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा कौन, ऑन क्रिएट होगा। मतलब जैसे ही यूजर की इंटरफेस की स्क्रीन बनना शुरू होगी, स्क्रीन बनेगी, तो वो कहां से स्टार्ट होगी, ऑन क्रिएट से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब इस कोड को हम ऐसे आगे डाइसेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने अपनी सुपर क्लास की डेफिनेशन को कॉल कर लिया है कि जो सुपर क्लास में हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड डेफिनेशन है वो कॉल हो जाए ऑन क्रिएट की, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है ताकि वो सारी चीजें सेटअप हो सकें जो कि हमारी एक्टिविटी को एक्चुअल में एक्टिविटी बना दें, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है सेट कंटेंट व्यू। अब हमने यूजर के लिए क्या यूजर इंटरफेस डिजाइन किया, एक तो ये था कि जैसे कि जावा का कोड था उसके अंदर हम बटन खुद कोड से बनाते थे सारे, हम पहले जे फ्रेम बनाते थे वो भी कोड से बनाते थे, ठीक है। तो यहां पर यूजर इंटरफेस को हमने उस कोड से बनाने की बजाय, मतलब जावा कोड के लिखने की बजाय, हमने एक सेपरेट फाइल क्रिएट की जिसका नाम उसने रख दिया एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद से एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो उसमें हम सारे के सारा अपना यूजर इंटरफेस क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और यूजर इंटरफेस अगेन हम किस लैंग्वेज में डिफाइन करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का, ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे जो टैग हैं, जैसे ही मैं यहां से टैग को ये सप्लाई करूंगा, यानी कि इस फाइल को मैं सप्लाई करूंगा अपनी जावा कोड के अंदर बाय यूजिंग सेट कंटेंट व्यू के मेथड के जरिए से, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को ये वाली फाइल सप्लाई करूंगा, ये सारे के सारे कोड ट्रांसलेट हो जाएगा किसके अंदर, जावा कोड के अंदर। किस कोड में ट्रांसफर हो जाएगा, जावा कोड के अंदर, विच इज कॉल्ड एज एन, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू के बारे में मैंने सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास एक कहानी लिखी हुई है, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, वहां पर एक जावा क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगी, जावा क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मैंने यहाँ पर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में जो भी चीज हमने डिफाइन की है वो सारी की सारी, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेट करना। क्या करना, इन्फ्लेट करना। मतलब जो एंड्रॉइड की लैंग्वेज में आप इसको टर्म यूज करोगे वैसे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पूरी की पूरी फाइल जो होगी वो एक्चुअल में क्या बन जाएगी, बेसिकली जावा का कोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जावा का कोड, ताकि हम यूजर इंटरफेस और अपने लॉजिक को क्या रख सकें, अलग अलग रख सकें। इसकी बेस के ऊपर, इस फाउंडेशन की बेस के ऊपर हमने यूजर इंटरफेस को एक अलग फाइल में डिफाइन किया और अपना कोड जो है वो अलग फाइल में डिफाइन किया, ठीक है। और फाइनली ये हमारी ऐप भैया, हमारा एक बेसिक सा ऐप रेडी है। तो अब हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने, वैसे तो अगर आप यूज करना चाहो तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में विच इज कॉल्ड एज एमुलेटर। इमुलेटर क्या होता है, वो फोन का एक एनोलॉजिकल बिहेवियर होता है। तो हमारे पास एक फोन का बेसिकली एक ऐसा बिहेवियर जो कि
फोन को कॉपी करता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो हमारी हम जोड़ेंगे अपना फिजिकल डिवाइस। कौन से वाला जोड़ेंगे? फिजिकल डिवाइस। तो फिजिकल डिवाइस बेसिकली क्या करता है? फिजिकल डिवाइस हमारे पास बेसिकली हमें ज्यादा अच्छे से कोड को ऑर्गेनाइज करने का मौका देता है, ठीक है। तो हमने अपना फिजिकल डिवाइस यहाँ पर जोड़ लिया, तो फिजिकल डिवाइस हमारा यहाँ पर दिख रहा है, और हमें सिंपली तौर पर इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर अपन बिल्ड करना है, बिल्ड का मतलब क्या, सोर्स फाइल और रिसोर्सेज फाइल इस सबको कंपाइल कर कर इकट्ठा कर कर अपना एप्लीकेशन पैकेज बनाना है, तो हमें सिंपली तौर पर इस क्या करना है, इस बटन को हिट करना है, विच इज नेम एज अ प्ले बटन, ठीक है। तो हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा एक ग्रेडल बिल्ड प्रोसेस, जो कि हमारे लिए कोड ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। और उस कोड की बेस के ऊपर हमारी ऐप क्या हो जाएगी, रेडी होकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर अब हमारी ऐप जो होगा वो उस स्क्रीन को हम यहाँ पर कास्ट करके देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन यहाँ पर, हमारी ऐप यहाँ पर एक्चुअल में जब लाइव होगी तो जहाँ पर बिल्ड हो जाएगी, अगर हमारी ऐप का कोड ठीक है और कंपाइल हो गया, बहुत सारे प्रोसेस में से गुजर कर सही डायरेक्शन में, तो हमारा जो एक एंड्रॉइड डिबग ब्रिज एडीबी वो प्रोग्राम क्या करेगा, वो इसके साथ इंटीग्रेट है, वो इस ऐप को लॉन्च करेगा और ट्रांसफर करेगा एंड्रॉइड फोन के पास, ठीक है। एंड्रॉइड इस हमारे केबल के जरिए से, वैसे हम वायरलेस भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में आपको वायरलेस भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी ऐप पूरी की पूरी यहाँ पर बिल्ड होने के बाद यहाँ पर लॉन्च हो जाएगी, एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप आइडिया, ठीक है। इसमें हमने चीजों को सारों को एक्सप्लोर कर लिया कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और कहाँ पर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर है, किस यानी कि हमारा सोर्स कोड किस जगह पर है, हमारे डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज किस जगह पे हैं, ठीक है। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। तो ये हमारे पास बन गई हमारे पास बेसिकली हमारा जावा का पहला, जावा में लिखी गई हमारी पहली एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर एक छोटा सा इशू है, ठीक है। तो इशू को मेरे ख्याल से ये भी करंटली एंड्रॉइड स्टूडियो में आ रहा है। इसमें हमने ये करना है कि हमने अपने ग्रेडल बिल्ड स्क्रिप्ट को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर हमें आकर भाई साहब बतानी है ये टारगेट एपीके हमारा एपीआई लेवल 34 और कंपाइल एसटीके में कर लेना 34, और इसके बाद हमने ये सिंक के बटन को हिट कर देना है। अब ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये प्रॉब्लम अभी करंटली जो हमने टारगेट कर रहे हैं वो एपीआई लेवल, क्योंकि 34 मतलब जो हमारा एंड डिवाइस है जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, वो बेसिकली कौन है, वो एंड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 14 या एंड्रॉइड 13, जिसमें एपीआई के लेवल क्या है 34, एपीआई के लेवल क्या है 34, ठीक है। हम उसको बिल्ड कर रहे हैं और कंपाइल करेंगे अपनी उसी किट के साथ, जिसको मैं ग्रेडल को क्या बता रहा हूँ, ग्रेडल को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया जो जिसके जरिए से आपने ऐप को कंपाइल करना है वो कौन सा एपीआई के लेवल होना चाहिए, वो भी 34 होना चाहिए, ठीक है। मीन के एपीआई के लेवल, एपीआई लेवल और कुछ नहीं है, क्लासेस की कलेक्शन को एक कलेक्टिवली नाम दिया गया एपीआई का, और फिर जैसे जैसे उसमें क्लासेस ऐड होती चली गई और कोड ऐड होता गया तो उसके लेवल सेट बना लिए गए, ठीक है। मतलब जब पहली बार एंड्रॉइड लॉन्च हुआ तो उस टाइम एपीआई के लेवल आप मान लो अगर 1 था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे एंड्रॉइड इंप्रूव होता गया तो उसके साथ हमें मतलब एक था एंड्रॉइड लोगों के लिए यूज करने के लिए, एक था वो लोग जो एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बना रहे थे उनके लिए भी कोड साथ साथ लॉन्च किया जा रहा था एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है। तो भैया हमने ये फीचर भी एंड्रॉइड में बिल्ड कर दिया डेवलपर साइड के लिए, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड एज ना एपीआई लेवल, ठीक है। मतलब डेवलपर की साइड जो है वो एपीआई है, और यूजर के हिसाब से तो वो एंड्रॉइड 14 एंड्रॉइड 13 वो वर्जन को देखेगा, ठीक है। और जबकि यूजर जो कि डेवलपर है, मतलब वो एंड्रॉइड का ऐसा यूजर जो एंड्रॉइड के लिए कोई एप्लीकेशंस बनाना चाहता है, वो किसको देखेगा, वो एपीआई को देखेगा। एपीआई क्या है, एक तरह की बुक है जिससे आपको ये पता लगेगा कि एंड्रॉइड के साथ आप कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे सारे कोड, और जैसे हमने हिट किया हमारी ऐप सक्सेसफुली कंपाइल हो गई और हमारी पहली ऐप जो है वो बनकर फोन में आ चुकी है और फोन में हमें दिख भी रही है। तो दैट सिंपल इज दैट। तो इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को रिपीट करोगे और आई होप सो कि आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा